हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा सोचिए, एक ऐसी क्लास के बारे में जहां टीचर के आने पर भी कोई परवाह नहीं करता। कोई क्लास में मैगी बना रहा है तो कोई गिटार बजा रहा है। जब इस क्लास की जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो चौक से ज्यादा राइफल चलाने का आदी है, तो क्या हो सकता है। आज की कहानी एक पूर्व सैन्य अधिकारी की है जो छात्रों को सीधा करने के लिए मिलिट्री तकनीकों का उपयोग करता है। चलिए देखते हैं कि स्कूल का सबसे बिगड़ैल क्लास जब भी कमांडर के पाले पड़ता है तो स्कूल स्कूल रहता है या ट्रेनिंग कैंप बन जाता है। तो बिना किसी फालतू इंट्रो के चलिए शुरू करते हैं। और पूरी कहानी के दौरान हमेशा की तरह मैं मूवी मैन आपके साथ हूँ। ओ हाँ, हमारी आज की कहानी का नाम बिग ब्रदर है। कहानी की शुरुआत में हम हेनरी को देखते हैं। वो पहली एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है क्योंकि वो अपनी बाकी जिंदगी एक शिक्षक के रूप में बिताना चाहता है। और टीचर बनने के लिए उसने अपने बचपन के स्कूल को ही चुना है। बचपन में उसने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी और स्कूल के प्रति प्यार की वजह से वो अपने पुराने स्कूल जाता है। लेकिन वहाँ मौजूद वर्तमान प्रिंसिपल उससे कहता है, तुम्हें पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तुम्हें ये नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन हेनरी तब उसे अपने उच्च अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र दिखाता है और ये देखकर प्रिंसिपल तुरंत उसे नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कहता है, आपको स्कूल की सबसे खराब क्लास को पढ़ाना होगा, जिसे स्कूल का कोई भी शिक्षक नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उस क्लास के सभी बच्चे बहुत शरारती हैं, जो टीचर की कम सुनते हैं और अपनी ज्यादा सुनाते हैं। प्रिंसिपल यहाँ दरअसल सेक्शन डी की बात कर रहे थे, लेकिन हेनरी उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। और आखिरकार हेनरी को नौकरी मिल गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन हेनरी उन शरारती बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी क्लास में जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी छात्र उसे देखने के बाद भी कोई भाव नहीं देता। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनकी क्लास में कोई आया ही नहीं है और सब अपने अपने फालतू कामों में लगे रहते हैं। कोई क्लास में सो रहा है तो कोई लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजा रहा है और कुछ तो वहाँ स्टोव चलाकर मैगी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि ये स्कूल है या पिकनिक कैंप, ये समझना मुश्किल हो गया है। और बेचारे हेनरी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। थोड़ी देर कोशिश करने और किसी का ध्यान न खींच पाने के बाद उसे तुरंत एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर वे मुझ पर फोकस नहीं कर रहे तो क्या हुआ, मैं ही उनके साथ घुल मिल जाता हूँ। इसलिए हेनरी उन बच्चों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सबके काम पर कमेंट करना शुरू कर देता है। वो मैगी नूडल्स बनाने वाले लड़के के पास जाता है और कहता है, अरे क्या ऐसे मैगी बनाई जाती है, मुझसे सीख लेना, मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ। फिर वो फ्री फायर खेल रहे एक लड़के के पास जाता है और कहता है, तू तो बच्चा है, अगर हो सके तो एक दिन मुझे हरा कर दिखाना, मैं इस गेम में सीजन 3 का प्लेयर हूँ। इस तरह वो एक एक करके सभी बच्चों के पास जाता है और उनके काम पर टिप्पणी करने लगता है। फिर जब सभी बच्चे उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखना शुरू करता है। लेकिन उसकी हैंडराइटिंग देखकर बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। वे उससे पूछते हैं, इतनी ख़राब हैंडराइटिंग के साथ आप टीचर कैसे बनेंगे। इसी बीच क्लास में मौजूद एक छात्र बोर्ड पर लिखे उसके नंबर पर कॉल करता है। जब हेनरी फ़ोन उठाता है तो छात्र चुपचाप कहता है, आप यहाँ से निकल जाइए। इसी बीच जब हेनरी तुरंत पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सबने फ़ोन निकालकर कान पर लगा रखा है। मतलब ये समझने का कोई मौका नहीं कि किसने कॉल किया। आप समझ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि क्लास में एक दो शरारती बच्चे हैं, पूरी क्लास ही शरारती है। लेकिन हेनरी इस बात को मजाक में लेता है और हंसता है। तो अब वे शरारती बच्चे फिर से अपने फालतू कामों में लग जाते हैं जो वे पहले कर रहे थे। वे फिर से हेनरी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, मतलब जैसे उन्हें पता ही नहीं कि क्लास में कोई टीचर है। ये देखकर हेनरी एक चौक लेता है और रबर बैंड से क्लास के फायर स्प्रिंकलर पर निशाना साधता है। वो मिलिट्री का आदमी है तो निशाना 100 में से 100 लगता है। जैसे ही फायर स्प्रिंकलर खुलता है, चारों तरफ पानी छिड़कने लगता है। इससे सभी बच्चे भीग जाते हैं, बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह हो जाते हैं। फिर जब सभी बच्चे हेनरी की तरफ देख रहे थे तो वे मन ही मन सोच रहे थे, ये तो डेंजरस टीचर है। और तभी हेनरी अपने सिर पर छाता लगाता है और सबसे कहता है, अब तक जो किया उसे भूल जाओ, समझो आपका बाप आ गया है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन किए बिना रह भी नहीं सकता। अगली सीन में हम देखते हैं कि बैक बेंचर्स का एक ग्रुप स्पोर्ट्स रूम में जाकर सिगरेट पी रहा है और वहाँ उनके ग्रुप का लीडर जैक भी था। उसे अपनी से सीनियर क्लास की एक लड़की पर क्रश था। मैंने ज्यादातर लड़कों को देखा है कि उनका पहला क्रश सीनियर्स पर ही होता है। खैर, जैक को भी उस प्यारी लड़की पर क्रश था,
इसलिए वो फोन पर उस लड़की की फोटो देख रहा था। ये बात पास से उसका एक दोस्त देख लेता है और झट से उसके हाथ से फोन छीन लेता है। फोन लेकर वो उसे चिढ़ाने लगता है, जैसा कि हमारे भाई दोस्त करते हैं जब हम नए नए प्यार में पड़ते हैं। ठीक तभी अमीर बापों के बिगड़े हुए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का एक ग्रुप वहां आता है। इस ग्रुप के साथ जैक के ग्रुप की पहले से ही दुश्मनी थी। वे एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। बास्केटबॉल ग्रुप के लड़के अपने बाप के पैसे की गर्मी में लोगों के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते थे, लेकिन जब उन्होंने जैक के साथ बदतमीजी की तो जैक ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। बात अंततः दोनों के बीच हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसके बाद हम बास्केटबॉल खिलाड़ियों के ग्रुप को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तब जैक अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। उस समय अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जैक ग्राउंड पर एक बोतल फेंक देता है ताकि बास्केटबॉल टीम का लीडर गिर जाए। उनके प्लान के मुताबिक काम भी होता है। बास्केटबॉल टीम का लीडर उस बोतल पर पैर फिसलने से फर्श पर गिर जाता है और ये देखकर जैक और उसके दोस्त ऊपर से हंसने लगते हैं। लेकिन ऐसा करते समय उनकी इंग्लिश मैम उन्हें देख लेती हैं। इंग्लिश मैम हमेशा क्यूट होती हैं, लेकिन हमारी ये इंग्लिश मैम देखने में क्यूट होने के बावजूद अनुशासन के मामले में बहुत सख्त थी, इसलिए वे उन्हें सजा देती हैं। सजा से बचने के लिए वे छात्र टीचर के साथ एक प्रैंक करते हैं। वे उनकी टेबल पर रखे फ्लास्क का ढक्कन खोलकर रख देते हैं और थोड़ी सी हलचल होते ही उनकी सारी चाय जरूरी कागजातों पर गिर जाती है और मैम का दिन खराब करके वे वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं। वो बहुत चिंतित हैं क्योंकि उनके स्कूल की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, जिस वजह से एजुकेशन बोर्ड उनकी सालाना फंडिंग से 20% काटने की बात कर रहा है। इसलिए एजुकेशन बोर्ड के कुछ लोग भी स्कूल आए हैं क्योंकि वे जानना चाहते थे कि स्कूल ठीक से चल रहा है या नहीं और प्रिंसिपल सर स्कूल की फंडिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इधर हमारा नया टीचर हेनरी अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन क्लास के सभी छात्रों ने मिलकर उसके साथ प्रैंक करने के लिए दरवाजे के ऊपर पानी की एक बाल्टी रख दी थी ताकि दरवाजा खुलते ही बाल्टी उसके सिर पर गिरे और वो पूरी तरह भीग जाए। और सब कुछ बच्चों के प्लान के मुताबिक ही जा रहा था। लेकिन जब हेनरी दरवाजा खोलता है तो वो उस गिरती हुई बाल्टी पर एक घूंसा मारता है और एक मामूली क्लास टीचर का ऐसा रिफ्लेक्स देखकर बच्चे तो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। दरअसल वे नहीं जानते थे कि हेनरी असल में एक पूर्व कमांडो है और हेनरी तब थोड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, नाना बाप से पंगा नहीं लेते। खैर फिर हेनरी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में घुसता है और वो सीधा जैक के सामने जाकर उससे सिगरेट का एक पैकेट मांगता है, क्योंकि उसे देखकर वो समझ गया था कि इसके पास पक्का सिगरेट मिलेगी। असल में सिगरेट पीने वाले का पता आसानी से चल जाता है क्योंकि गोरे लोगों के होंठ बिल्कुल काले हो जाते हैं। तो फिर जैक उसे वो सिगरेट का पैकेट दे देता है। जैक दरअसल मन ही मन सोच रहा था कि हेनरी करना क्या चाहता है। अब हेनरी पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और उन सबसे पूछता है, अगर कोई इस सिगरेट के 3 इंग्रेडिएंट्स का नाम बता सके तो मैं आज उसे क्लास से बाहर जाने का मौका दूंगा, मतलब उसे मेरी क्लास नहीं करनी पड़ेगी। और क्लास बंक करने का ऐसा मौका पाकर बच्चे खुशी से उछल पड़ते हैं। उनमें से एक हाथ उठाकर उन 3 इंग्रेडिएंट्स का नाम बता देता है और इससे हेनरी उसे क्लास से बाहर जाने का मौका दे देता है। वो नाचते हुए और गिटार बजाते हुए क्लास से बाहर चला जाता है और ये देखकर बाकी छात्र छात्राएं तो दंग रह जाते हैं। सब हेनरी की बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं ताकि उन्हें भी क्लास बंक करने का मौका मिले। तब हेनरी उन छात्रों के सामने एक एक सिगरेट रखता है और उनसे पूछता है कि सिगरेट पीने से क्या होता है। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर वो बस सिगरेट के नुकसान बता देगा तो वे कभी उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो तब उन्हें बताता है कि सिगरेट पीने से हमारे फेफड़ों में बहुत गंदा निकोटीन जमा होता है और उसके साथ ही कागज जलने के कारण टार होता है और ये दोनों मिलकर हमारे फेफड़ों में छेद कर देते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये पहली बार था जब क्लास के सभी बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे और पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे थे। फिर छुट्टी की घंटी बजने के बाद हेनरी उन बच्चों को अपनी सिगरेट वापस करने के लिए कहता है और न चाहते हुए थी जैक और उसके साथियों को सिगरेट वापस करनी पड़ती है। बात ऐसी हुई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सिगरेट के नुकसान भी बढ़ा दिए गए और तकनीकी रूप से उनसे सिगरेट जब्त भी कर ली गई। फिर उस दिन कैफेटेरिया में बास्केटबॉल खिलाड़ियों का कैप्टन जैक के एक दोस्त ब्रूस को लंगड़ी मारकर गिरा देता है। फिर क्या था, इन दोनों ग्रुप्स के बीच भयंकर मारपीट शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे पर कुर्सियां, टेबल सब कुछ फेंकने लगते हैं। मारपीट का एक मुख्य हथियार उस रेस्टोरेंट का पिज्जा था, यहाँ तक कि बर्गर भी नहीं बचे। एक दूसरे को मारते मारते सॉस की तरह लहूलुहान कर देते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी की क्लास के उन 5 बच्चों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि स्कूल अथॉरिटी उन 5 बच्चों को ही झगड़ा शुरू करने के लिए जिम्मेदार मानती है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैक के ग्रुप के 5 बच्चे गरीब हैं, इसलिए वे ही अथॉरिटी के कटघरे में खड़े हैं। इसके बाद जब हेनरी प्रिंसिपल ऑफिस से निकलता है तो वो देखता है कि जैक फिर से उन लड़कों के साथ मारपीट कर रहा है। हेनरी जल्दी से जाकर उन्हें रोकता है और जैक को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन जैक तब गुस्से में आकर कहता है, असल में गलती किसी की नहीं है, गलती इस स्कूल की है, क्योंकि ये अमीर बच्चों की गलतियों को देखते ही नहीं है। यहाँ पैसे के लिए शिक्षा बिक गई है। वहाँ न्याय मिलना कितना अवास्तविक है। हेनरी चूंकि मिलिट्री का आदमी था, इसीलिए वो थोड़े ठंडे दिमाग से मामले को डील करने के लिए सभी छात्रों का बायोडेटा देखना चाहता है। इसीलिए स्कूल खत्म होने के बाद हेनरी उन 5 छात्रों की फाइलें खंगालने लगता है और वहीं उसे उनके बारे में और भी बहुत कुछ पता चलता है
और उनमें से वो सबसे पहले जूफर की फाइल उठाता है। जूफर मूल रूप से पाकिस्तानी मूल का एक लड़का है और हम तो जानते हैं कि पश्चिमी देशों में मुसलमानों को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। मुसलमान होने की वजह से वहाँ हर चीज़ में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों ने उस पर कई बार चोरी का आरोप लगाया है, यहाँ तक कि पुलिस केस भी किया है। लेकिन जूफर ये सब चुपचाप सहता था और इस सामाजिक भेदभाव को वो अपनी म्यूज़िक के ज़रिए ही व्यक्त करता था। म्यूज़िक के ज़रिए वो अपना दर्द भुलाने की कोशिश करता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर हेनरी डेनिन की फाइल उठाता है, जिसके पिता उसे बचपन से ही प्यार नहीं करते क्योंकि वे हमेशा एक बेटा चाहते थे। लड़की होने की वजह से वे बहुत असंतुष्ट थे। कितना अजीब है ना, दुनिया के विकसित देशों के लोगों में भी ये रूढ़िवादिता रह गई है, जबकि लोग ये भूल जाते हैं कि बेटी भगवान की रहमत होती है और सिर्फ लड़की होने की वजह से वे डेनिन से नफरत करते थे। इसके बाद जब डेनिन का भाई पैदा हुआ तो वे छोटे भाई को लेकर इतने मगन रहते थे कि उन्हें डेनिन की तरफ देखने का समय भी नहीं मिलता था और छोटी डेनिन तब सबकी नज़रों में आने की कोशिश करती थी। इतनी कम उम्र में ही वो सोचने लगी कि लड़की होकर पैदा होना ही शायद अभिशाप है, जिसके कारण उसने थोड़े बड़े होते ही लड़कों की तरह गेम खेलना, यहाँ तक कि लड़कों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया। वो अपने बाल तक लड़कों की तरह काट कर रखती थी ताकि उसके पिता उसे थोड़ा भी प्यार करें। लेकिन ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे डेनिन को लगने लगा कि वो चाहे जो भी कर ले उसके पिता उससे नफरत ही करेंगे। ये सब देखते देखते एक समय उसके अंदर भी परिवार के प्रति नफरत पैदा होने लगी। इसके बाद हेनरी ब्रूस और क्रिस नाम के 2 भाइयों की फाइल उठाता है। उनकी माँ बचपन में किसी और के साथ भाग गई थी, जिस वजह से ब्रूस के पिता बहुत शराब पीते थे। वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे कि दर्द बर्दाश्त न कर पाने के कारण अंततः शोक में पत्थर हो गए। कामकाज में भी थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाते थे और ब्रूस इस मानसिक पीड़ा से बचने के लिए खुद को वीडियो गेम के नशे में डुबोए रखता था। इसलिए ब्रूस और उसके पिता का ख्याल क्रिस को ही रखना पड़ता था। घर का खर्च चलाने के लिए वो एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था। गरीबी देखते हुए बड़े होने के कारण उन दोनों में ही एक समय जीवन के प्रति उदासीनता आ गई। इसके बाद जब हेनरी जैक की फाइल देखता है तो वहाँ उसे जैक के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती और ये हेनरी के लिए भी थोड़ा चौंकाने वाला था। सबके बारे में पता चलने के बावजूद वो जैक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाया। इसके बाद स्क्रीन पर हम जैक को देखते हैं। वो एक होटल में वेटर का काम कर रहा है और तभी वहाँ एक जुआरी आदमी आ जाता है। इस आदमी का नाम जेरन है। वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पार्टी करने आया है और उनकी टेबल पर जैक ही सर्व कर रहा था और सर्व करते समय टेबल पर ही वो जेरन का एक फैंसी लाइटर देखता है। नया नया बीड़ी खोर तो है ही, इसीलिए महंगा लाइटर देखकर लालच नहीं रोक पाता। मौका देखकर टेबल पर रखा लाइटर वो मार देता है और मन ही मन कहता रहता है, आंखों के नीचे से काजल चुराने वाला रोमियो हूं मैं और ये तो सिर्फ एक लाइटर है। लेकिन अगले ही पल हमारा बाजीगर पकड़ा जाता है और जेरन के आदमी उसे कुत्ते की तरह पीटते हैं। पिटाई के एक चरण में जब उसके पर्स से उसका ID कार्ड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो असल में एक स्टूडेंट है, कम उम्र है, जज्बात में आकर काम कर दिया। तो ये देखने के बाद जेरन उसे कुछ पैसे देता है और साथ ही उसे फूड डिलीवरी की नौकरी का ऑफर भी देता है। दूसरी तरफ हम हेनरी को देखते हैं। वो जूफर से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन यहाँ आते ही देखता है कि बाप बेटे कुछ चोरी करके भाग रहे हैं और उनके पीछे बहुत से लोग दौड़ रहे हैं। हेनरी स्थिति खराब देखकर सामने पड़ी एक तलवार लेकर सबको रोक देता है और उन्हें समझा बुझाकर जूफर को वहां से किसी तरह बचा कर ले जाता है। हेनरी तो जूफर की साइल पहले ही पढ़कर सब कुछ जान गया था कि उसे म्यूजिक पसंद है, इसीलिए उसने पहले से ही एक म्यूजिक सेटअप करके रखा था। हेनरी तब जूफर को लेकर एक ब्रिज पर जाता है और वहीं हेनरी के प्लान के मुताबिक एक रोड साइड बैंड परफॉर्म कर रहा था। हेनरी उन्हें जूफर को उनके साथ बजाने का मौका देता है, यहाँ तक कि जूफर का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो बैंड के साथ खुद परफॉर्म करने लगता है। ये देखकर जूफर को भी म्यूजिक बजाने का आत्मविश्वास मिलता है। मतलब जब शिक्षक दोस्त जैसा बन जाए तो छात्र अपनी शिक्षा को खुशी के साथ स्वीकार कर सकता है और ये घटना उसी का वास्तविक रूप है। जूफर तब दिल खोलकर परफॉर्म करता रहता है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज तक उसने कभी इतने लोगों के सामने परफॉर्म नहीं किया था। इसके बाद स्क्रीन पर हम ब्रूस और क्रिस को देखते हैं। उनके पिता आधी रात को उनसे शराब मांगते हैं। वो उन्हें पैसे देकर कहते हैं, अभी जा मेरे लिए शराब लेकर आ। लेकिन वे अपने पिता का ये अनुरोध नहीं मानते और इस पर उनके पिता गुस्सा होकर उन्हें घर से निकाल देते हैं। अगले दिन हेनरी उनके पिता से मिलने जाता है। हेनरी उन्हें समझाता है कि उन्हें अपने बेटों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। यहाँ तक कि हेनरी बातों बातों में उन्हें अल्कोहल रिहैब सेंटर जाने की सलाह देता है। दूसरी तरफ डेनिन के पिता उसके लिए मेकअप खरीद कर लाते हैं। वो डेनिन के कहते हैं, तुम्हें लड़कियों की तरह रहना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम लड़कों जैसा व्यवहार करो। लेकिन ये सुनकर डेनिन गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके पिता कभी उसकी परवाह नहीं करते। इतने दिनों बाद आकर अचानक आज उन्हें याद आया है कि वो एक लड़की है, कोई लड़का नहीं। लेकिन इतने दिनों तक उसकी तरफ थोड़ा भी क्यों नहीं देखा और उसी अभिमान से उसके मन में आकाश बराबर गुस्सा पैदा हो गया है। उसे ये भी लगता है कि उसके पिता हमेशा उसे जताना चाहते हैं कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। डेनिन वो सारा मेकअप अपने भाई के चेहरे पर पोत देती है और छोटे भाई को ही वो बिल्कुल जोकर बना देती है। वैसे देखने में बुरा नहीं लग रहा था। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? खैर,
इसके बाद डेनिन गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाती है। गाड़ी चलाते समय डेनिन हेनरी के सामने आ जाती है। हेनरी उसे रोककर कहता है कि लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। अगर तुम गाड़ी चलाना ही चाहती हो तो मेरे साथ चलो। इसके बाद वे दोनों गो कार्ट रेसिंग के लिए जाते हैं। हेनरी वहां डेनिन को सरप्राइज करते हुए कहता है, अरे पीछे तो देखो। दरअसल हेनरी ने यहाँ डेनिन के पिता को भी बुलाया था, क्योंकि वो चाहता था कि बाप बेटी के बीच एक रेस हो जाए। और रेस शुरू होने पर बाप बेटी एक दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे थे। रेस जीतने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर गिराने में भी जैसे उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। ऐसी लापरवाह ड्राइविंग करते हुए दोनों ही रेसिंग के निर्धारित रास्ते से बाहर चले आते हैं और वहीं एक ट्रक डेनिन की गो कार्ट के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन डेनिन उससे पहले ही गाड़ी से कूदकर बच गई थी। ये दृश्य देखकर डेनिन के पिता रोने लगते हैं। हालांकि वे नहीं जानते थे कि डेनिन जिंदा है। वे सोच रहे थे कि डेनिन शायद ट्रक के नीचे ही कुचल गई है। पिता के आंसू देखकर डेनिन समझ पाती है कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इसे जाहिर नहीं किया और इसीलिए पिता का प्यार देखकर डेनिन भी रो पड़ती है और इतने सालों बाद शायद पहली बार वो अपने पिता को खुशी से गले लगाकर रोने लगती है। हेनरी ने यहाँ एक महान काम किया है। बाप बेटी के इतने दिनों के गिले शिकवे मिटा दिए। दरअसल मुसीबत में पड़े बिना रिश्ते की गहराई महसूस नहीं की जा सकती। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया गया है और वो था अल्कोहल से ठीक हो रहे एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना। और उस ग्रुप में ब्रूस और क्रिस भी थे। वे एक रिहैब सेंटर आते हैं, लेकिन वहां आकर वे बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ वे जिसका इंटरव्यू लेने आए थे वो और कोई नहीं, उनके अपने पिता हैं। छात्र उनसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। उन्होंने शराब पीना क्यों शुरू किया? जवाब में वो बताते हैं, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में वो किसी और के साथ भाग गई। इसी वजह से मैंने शराब पीना शुरू किया। फिर कोई उनसे पूछता है, तो फिर शराब छोड़ने का विचार कैसे आया? वो कहते हैं, मैं भूल ही गया था कि मेरे 2 बच्चे भी हैं, जिनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। वो सबके सामने जैक और ब्रूस को सीधे अपना बेटा कहकर परिचय नहीं देते, लेकिन उनसे माफी मांगते हैं। वे कहते हैं, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बातें सुनकर क्रिस और ब्रूस दोनों रोने लगते हैं। इतने सालों बाद उन्हें अपने पिता के दिल का असली सच पता चला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक अब जेरिन के साथ काम करने लगा है। जेरिन की एक फाइटिंग रिंग है जहाँ कई फाइटर्स फाइट करते हैं और कई दर्शक यहाँ आकर फाइटर्स पर सट्टा लगाते हैं। जेरिन जैक को अगली फाइट जीतने के लिए एक फाइटर के पानी में ड्रग्स मिलाने के लिए कहता है। इसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। जैक पहले राजी नहीं था, लेकिन जेरिन उसे ये काम करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसने अपने फाइटर की हार पर बहुत सारा पैसा लगाया था। मतलब अगर उसका फाइटर हार जाता है तो उसे अपोनेंट से बहुत सारा पैसा मिलेगा। आखिरकार जैक मान जाता है और फाइट से पहले उस फाइटर के पानी में ड्रग्स डाल देता है, लेकिन यहाँ भी वो पकड़ा जाता है। क्या हालत है, कोई चोरी ठीक से नहीं कर सकता, बार बार पकड़ा जाता है। खैर, अब बात सिर्फ पकड़े जाने तक नहीं रुकी। वहां मौजूद लोग उसे बहुत मारना पीटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसे मारकर एक लॉकर में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने किसी स्टूडेंट को देखा है। तब उनमें से एक हेनरी से कहता है, ओए मास्टर, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। लेकिन तभी जैक लॉकर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। हेनरी समझ जाता है कि इन लोगों ने जैक को कैद कर रखा है, इसीलिए वो और बात न बढ़ाकर उनकी जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है। दरअसल ये थोड़े गर्म दिमाग के हैं, इसीलिए इन्हें बातों से रोकना संभव भी नहीं होगा। ये समझकर बिना समय बर्बाद किए वो उनसे मारामारी करना शुरू कर देता है और अकेले ही उन सबको एकदम फोड़ फाड़ देता है। एक समय वो उनके सबसे बेस्ट फाइटर के साथ लड़कर उसे भी नॉकआउट कर देता है। जिसकी थोड़ी देर बाद फाइट होने वाली थी, वो माल एकदम सीधे खड़े होने से लेट जाता है। बेस्ट फाइटर आउट हो जाने से बाकी लोग डर जाते हैं। इसके बाद जैक को साथ लेकर हेनरी अस्पताल जाता है। हेनरी जब उसके घाव पर पट्टी लगा रहा था, तब जैक पुलिस को सब सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन जेरिन आकर उसे रोक देता है। सब कुछ बाहर आने पर जेरिन का फाइटिंग का धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए वो उन्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन जैक इस बार उसके पैसे वापस कर देता है। इधर ये खबर हर टीवी चैनल पर फैल जाती है। सबकी जबान पर हेनरी की तारीफ है। हेनरी ने एक स्कूल के छात्र को बचाने के लिए एक पेशेवर MMA फाइटर को मारा है, और इस खबर के बाद वो पूरे स्कूल में फेमस हो जाता है और सभी छात्र भी उसकी बात मानने लगते हैं। सब अब उसे खड़े होकर सम्मान देते हैं। इसके बाद हमें सीधा फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, मतलब हेनरी की स्कूल लाइफ में। हेनरी जब स्कूल में पढ़ता था तब वो भी शरारती था। एक दिन स्कूल के एक फंक्शन में उसका एक क्लासमेट पियानो बजा रहा था, लेकिन शरारती हेनरी उस पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक मारता है। लड़का बहुत मन लगाकर पियानो बजा रहा था, लेकिन उसे ऐसे डराने की वजह से वो बहुत डर जाता है और उसका पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है। इस वजह से वो लड़का हेनरी के साथ मारपीट करता है। हालांकि हेनरी बचपन से ही मारपीट में एक्सपर्ट है। झगड़े के एक चरण में लड़के के हाथ पर एक पत्थर की मूर्ति गिर जाती है और उसकी उंगली टूट जाती है। इस वजह से हेनरी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था और उसका परिवार उसे और देश में नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसे USA जाना पड़ा था। शिक्षक बनने के बाद शायद सब भूल जाते हैं कि वो भी कभी छात्र था, लेकिन हमारा हेनरी ये नहीं भूला, और शायद इसलिए वो इस स्पेशल क्लास को अपने तरीके से सुधार रहा था।
हम फिर से वर्तमान के हेनरी को देखते हैं। उसकी क्लास में अब 100% उपस्थिति है। सामने ही फाइनल परीक्षा है, लेकिन ब्रूस को छोड़कर सब पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे थे। ब्रूस अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसे ड्रग्स लेने की आदत थी। हमें पता चलता है कि जैसे जैक अपने परिवार की जिम्मेदारी से बचने के लिए वीडियो गेम की मदद ले रहा था, वैसे ही ब्रूस ने अपने परिवार के दबाव के कारण ड्रग्स लेना शुरू किया था और यही बाद में उसका नशा बन गया। इस वजह से वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था और मॉक टेस्ट में भी अच्छा परिणाम नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी ये बात कोई कभी समझ ही नहीं पाया। हेनरी उसकी ऐसी हालत समझकर उससे कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ब्रूस की हालत समय के साथ और ख़राब होती जाती है। एक समय अपनी भावनाओं को कंट्रोल न कर पाने और खुद पर निराश होकर वो बालकनी से कूद जाता है। सब उसे बचाकर अस्पताल ले जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है कि वो कोमा में चला गया है। इसके बाद इस घटना का दोष मीडिया के कुछ पीठ पत्रकार ब्रूस के स्कूल और हेनरी पर डाल देते हैं। वे इसे शिक्षा के नाम पर मानसिक दबाव बताकर प्रचार करते हैं और इस कारण हेनरी को एजुकेशन बोर्ड की तरफ से बुलाया जाता है। वे उसका टीचिंग लाइसेंस रद्द कर देते हैं और हेनरी को स्कूल से चले जाने को कहते हैं। और हेनरी भी सब कुछ चुपचाप मानकर जब स्कूल से निकल रहा था तो कई छात्रों ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि हेनरी उन्हें छोड़कर जाए। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। हेनरी को वापस लाने के लिए वे एक तरकीब निकालते हैं ताकि एजुकेशन बोर्ड समझ सके कि हेनरी ने पढ़ाई में दबाव नहीं दिया। सब फैसला करते हैं कि वे अपनी इस परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और एजुकेशन बोर्ड के सामने साबित करेंगे कि हेनरी एक अच्छा शिक्षक है। और इसलिए उस दिन के बाद से ही वे सब अपनी परीक्षा की तैयारी दोगुनी मेहनत के साथ करने लगते हैं। इसके बाद जब परीक्षा का दिन आता है तो जैक, ब्रूस और क्लास के सभी छात्रों के पास हेनरी के फ़ोन से एक मैसेज आता है कि वो परीक्षा से पहले उनके साथ स्कूल में मिलना चाहता है। लेकिन जब सभी छात्र स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सब जेरेन की साजिश है। वो हेनरी को सबक सिखाना चाहता था। वो सब स्कूल के छात्रों को स्कूल में ही कैद कर रखता है ताकि वे परीक्षा न दे सकें और हेनरी भी किसी भी तरह इस स्कूल में वापस ना आ सके। लेकिन थोड़ी देर बाद हेनरी भी स्कूल पहुंच जाता है। दरअसल वो भी मन ही मन परीक्षा से पहले सब स्टूडेंट से मिलना चाहता था। तब उसे जेरेन के बारे में सब पता चलता है कि उसने सब छात्रों को कैद कर रखा है। वो जल्दी से जेरेन के पास जाता है और उसके सब आदमियों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। छात्र वहां से छूटकर जल्दी से परीक्षा हॉल की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ हेनरी तब भी जेरेन के साथ लड़ रहा था। लड़ाई के समय जेरेन उसे बताता है, मैं वही लड़का हूँ जिसका हाथ तुमने तोड़ दिया था, उसी वजह से मैं कभी म्यूजिक कॉम्पिटिशन में नहीं जा सका। यहाँ तक कि उस दिन के बाद से मैंने कभी पियानो नहीं बजाया और इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो और आज मेरे गुस्से का पूरा कारण तुम खुद हो। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है, बचपन में गलती की थी, तब इतना कुछ सोचकर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया था। फिर भी उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन वो कोई बात सुने बिना ही फिर से हेनरी पर हमला कर देता है। मारपीट के एक चरण में हेनरी एक चाकू से उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है और कहता है, नफरत पालकर मत रखो, चलो बदलते हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सब छात्रों को देखते हैं। वे परीक्षा हॉल पहुंच गए थे। उन्होंने बहुत अच्छी परीक्षा भी दी और जिस वजह से कुछ दिनों बाद रिजल्ट में देखा जाता है कि उनके कॉलेज ने पहला स्थान हासिल किया है और इसलिए एजुकेशन बोर्ड से स्कूल को 20% एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है। इससे प्रिंसिपल खुद भी खुशी से उछल पड़ता है और उसी के साथ हेनरी को भी फिर से पढ़ाने की परमिशन मिल जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि हेनरी फिर से एक उधम मचाने वाली क्लास में घुसता है। पहले की तरह ही फायर स्प्रिंकलर पर चौक मारकर सबको भिगो देता है और सिर पर छाता लगाकर सबसे कहता है, अब तक क्या किया है उसे भूल जाओ, समझो आपका बाप आ गया है। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, लेकिन किए बिना रह भी नहीं सकता। और यहीं हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। सच कहें तो हेनरी को सिर्फ एक शिक्षक कहना गलत होगा। वो एक दोस्त था, एक अभिभावक था और सबसे बड़ी बात, वो एक हीलर मरहम लगाने वाला था। उसने उन टूटे हुए दिलों को जोड़ा जिन्हें समाज ने खराब बताकर दाग दिया था। कहानी हमें साफ दिखाती है कि कोई भी छात्र वास्तव में खराब नहीं होता। हालात के कारण वे शायद थोड़े भटक जाते हैं। उन्हें बस ऐसे एक इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें डांटने के बजाय उनके अंदर के दर्द को समझेगा और कहेगा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई हेनरी था? कमेंट करके मुझे बताएं।